नमस्कार। सनसाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एससीजी लाइव को। आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10th बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए वीवीआई क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। आइए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करें। ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास क्या है? विकास क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? तो देखिए आंसर क्या कहता है। विकास एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर स्थिति को प्राप्त करने के लक्ष्य रखते हैं। विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए लाभदायक हो सकती है तो किसी के लिए विनाशकारी हो सकती है। यानी विकास क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और यह विकास क्यों होता है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ना है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम निरंतर आगे बढ़ें, हम निरंतर कुछ ना कुछ ऊंचाई प्राप्त करें। और ये निरंतर ऊंचाई प्राप्त करने के लिए विकास क्या करता है? उसे मदद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है? तो सबसे पहले आप एक लाइन ध्यान रखेंगे कि विकास क्या है? निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। साथ साथ में यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है और लाभदायक भी हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, जैसे शहर बनना विकास का एक उदाहरण है। लेकिन शहर बनने से कई गांव उजड़ जाते हैं। तो जो वहाँ गांव रहते हैं, जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, जो वहाँ रहने वाले गरीब परिवार होते हैं, वो परिवार के लिए विनाशकारी तो हो गया ये विकास। तो किसी के लिए विकास लाभकारी हो सकता है, किसी के लिए विनाशकारी हो सकता है। जैसे किसी का बाइक खरीदना, ये विकास का उदाहरण है। लेकिन बाइक से होने वाला प्रदूषण, बाइक से होने वाला ध्वनि प्रदूषण, बाइक से होने वाला किसी और अन्य प्रकार का प्रदूषण, ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। तो विकास लाभदायक भी हो सकता है और विनाशकारी भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ऐसा मान लें, हम लोग छोटा सा सवाल मानते हैं कि मान लेते हैं किसी देश की राष्ट्रीय आय 100 रुपया है। पूरा देश का राष्ट्रीय आय मतलब पूरा देश 100 रुपया कमा रहा है और उस देश में 10 आदमी रह रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 100/10 यानी 10। यानी औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ? तो 10 रुपया हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कुल आय को, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो औसत आय कहते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं हल्का सा। आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, राष्ट्रीय आय को डिनोट करने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी देश की जनसंख्या 1000 है और उस देश में टोटल 100 लोग रह रहे हैं। तो क्या होगा भाई? क्या होगा? 10। यानी उस जगह के व्यक्ति का औसत आय कितना है? तो 10 रुपया है। शिशु मृत्यु दर क्या है? आपने पीछे का क्लास देखा होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शिशु मृत्यु दर बताया गया था कि 1 वर्ष के अंदर बनने वाले लोगों को कहा जाता है, बच्चों को कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इसको किस तरह लिखेंगे। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पहले, हम बताए थे आपको, 11 महीना में मर जाए, 11.5 महीना में मर जाए, 1 साल पूरा नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष से आयु से पहले मर जाने वाले व्यक्ति के अनुपात को दर्शाती है, उसे हम लोग शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी शिशु की मृत्यु, बच्चे की मृत्यु 1 साल से पहले हो जाती है, 1 साल से पहले हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु। और शिशु मृत्यु दर कब दिखाती है? 1000 बच्चों में से ये अनुपात जो दिखाता है उसे हम लोग शिशु मृत्यु दर का अनुपात भी कहते हैं, प्रत्येक 1000 बच्चों में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्षरता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साक्षरता,
क्योंकि साक्षरता बहुत इम्पोर्टेंट है भी। अभी देखिए आप, रिसेंटली आप जानते होंगे साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए झारखंड में एक योजना शुरू की गई है, सिटी बचाओ योजना। सिटी बचाओ योजना, सिटी बचाओ योजना। और अगर आप स्कूल जा रहे होंगे या स्कूल आपको बुलाया गया होगा, तो उसमें 11 तारीख को, 11 तारीख को 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में सिटी बचाओ योजना में भाग लेना है। और अपना वीडियो या अपना फोटो आपको सोशल मीडिया, जिसको ट्विटर, जिसको आजकल एक्स बोलते हैं, उस पर शेयर करने की सरकार ने कहा है। तो ये बड़ा बड़ा अद्भुत योजना है, जिससे बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए बच्चे ही भागीदार होंगे। गांव-गांव में, टोला-टोला, मोहल्ला में सीटी बजाएंगे और बच्चों को कहेंगे चलो स्कूल में हो गया है। साक्षरता दर से क्या समझते हैं? 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। देखिए, 7 साल या उससे अधिक आयु में लोगों में साक्षर जनसंख्या, मतलब उससे अधिक लोगों में, जो साक्षर का मतलब जिसको पढ़ने लिखने आता हो, कोई जरूरी नहीं कि एमबीबीएस बन गया कुछ और कर लिया है, जिसको पढ़ने लिखने आता हो वो सारे लोग साक्षर कहलाएंगे। उनके साक्षर जनसंख्या जो उसमें होगी 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु के, उसे हम लोग साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। साक्षरता दर का कतई मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े, ग्रेजुएट करे, 12th करे, आगे करे, कुछ और करे। साक्षरता दर का मतलब सीधा सा होता है कि 7 साल से अधिक कोई भी व्यक्ति अगर साक्षर है, पढ़ने लिखने जान रहा है हल्का सा भी, तो उसे हम साक्षरता दर में काउंट करेंगे। इसीलिए सरकार ने जो बेसिक एजुकेशन है, 14 साल से 0 साल से 14 साल तक उम्र तक का एजुकेशन है, वो पूरी तरह फ्री कर दिया गया है, क्योंकि इसी साक्षरता दर के कारण, उसे साक्षरता दर बढ़ाने के कारण। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने में कुछ बच्चों की उस वर्ग के कुल बच्चों के प्रतिशत अनुपात कहलाता है। एक और है, तो अगर पूछा जाएगा एक और सवाल कि निवल उपस्थिति अनुपात क्या किसे कहते हैं, या उसे प्रतिशत के रूप में कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे निवल उपस्थिति अनुपात से 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले प्रतिशत बच्चों का प्रतिशत अनुपात उपस्थिति कहलाता है। बोल रहा है कि 6 से 10 वर्ष का उम्र के बच्चे अगर सामान्य रूप से अगर स्कूल जाते हैं, तो उसे निवल उपस्थिति अनुपात के आधार पे ये तय किया जाता है कितने बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक क्या है? कभी कभी इसका शॉर्ट नाम पूछ दिया जाता है, जिसको हम लोग पीछे भी देखे थे, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी तरीका है। सांख्यिकी का मतलब एक स्टैटिस्टिक्स तरीका है, जिससे मापा जाता है किसी चीज को, यानी जनसंख्या मापा जाता है, गरीबी मापा जाता है, उसकी बेगारी मापा जाता है, साथ साथ में कितनी अधिक लोग काम कर रहे हैं वो मापा जाता है, जिसको अपने देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास को मापने के लिए किया जाता है। यानी सामाजिक विकास, समाज में कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, और आर्थिक विकास को मापने के लिए किया जाता है। यह देश के शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की स्थिति को बताता है। ठीक है, तो HDI का मुख्य काम आप ऐसे याद रखेंगे कि एक सांख्यिकी तरीका है जो सामाजिक और आर्थिक विकास को मापता है। यह देश के शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की स्थिति को बेहतर है कि नहीं है, इसके बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पंजाब से अधिक केरल को विकसित क्यों मानते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि पंजाब में शिक्षा, केरल में शिक्षा दर अधिक है। पंजाब से अधिक केरल को अधिक विकसित क्यों मानते हैं? क्योंकि केरल में शिक्षा का दर अधिक है, जबकि पंजाब का GDP अधिक है। देखिए, पंजाब से अधिक केरल को विकसित इसलिए माना जाता है क्योंकि केरल की साक्षरता दर और हाजिरी अनुपात अधिक है। इसके अतिरिक्त केरल में प्रति व्यक्ति शिशु मृत्यु दर में कम है, दोनों स्तर में। शिशु मृत्यु दर कम है, शिशु का मृत्यु दर कम है, साथ साथ में ये कम है, और साथ साथ में साक्षरता दर भी अधिक है। यानी सब साक्षरता दर अधिक होगा, मृत्यु दर कम होगा, यानी वहाँ के लोगों में जागरूकता अधिक होगा, वहाँ के लोग अधिक काम करेंगे, वहाँ के लोग स्वरोजगार अधिक करेंगे, वहाँ के लोग ज़्यादा डेवलप करेंगे। इसलिए पंजाब भले समृद्ध राज्य है, फिर भी उसे विकसित नहीं कहा जाता है, क्योंकि वहाँ गरीबी है, बीमारी है, और इसलिए केरल को अधिक विकसित कहा जाता है। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है? देखिए,
बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। एक वैसी सुविधाएं होती है जो हमें सरकार देती है, उन सारी सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। एक ऐसी सुविधाएं होती है जो हमें कोई प्राइवेट संस्था देती है, उन सारी सुविधाओं को हम लोग प्राइवेट सुविधा कहते हैं, या किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया सुविधा कहते हैं, संस्था द्वारा दिया गया सुविधा कहते हैं। तो सार्वजनिक सुविधा क्या है? सार्वजनिक सुविधाएं बड़े पैमाने पर समुदाय के आवश्यक सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा प्रदान की, सिर्फ इतना ही याद रखें, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे बिजली, पानी, रोड, कोई एक चबूतरा बना दिया गया, कोई तालाब बना दिया गया सरकार के द्वारा, ये सारे सार्वजनिक सुविधाएं। हॉस्पिटल बना दिए सरकार के द्वारा, ये सारे सार्वजनिक सुविधाएं। अब सवाल उठता है, सार्वजनिक सुविधाएं क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी? भाई एक सवाल आपके मन में होना चाहिए कि पैसा हम कमा रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, बेटा बेटी हमारा है, माँ पापा हमारे हैं, हम खुद हैं, तो हम सरकार पे डिपेंडेंट क्यों रहे? सब हम अगर हम पैदा हुए हैं जीवन में, तो पैदा होने के साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कमा के अपने घर को चलाएं? नहीं, हमारे संविधान में और हमारे देश के कानून में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को सोचा और उससे सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में कहा। क्या है सार्वजनिक सुविधाओं क्यों महत्वपूर्ण? देखिए, सार्वजनिक सुविधाएं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं जो सामूहिक रूप से प्रदान की जाती है, सस्ती और सस्ती हो गई है। उदाहरण के लिए रेल, सरकारी स्कूल। जैसे देखिए, हमको हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा चाहिए, हर एक व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को परिवहन मिलना चाहिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए, मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। अगर ये सार्वजनिक सुविधाएं नहीं होती तो बहुत महंगी हो जाती, अगर महंगी हो जाती तो आम आदमी पढ़ाने के बारे में नहीं सोच पाता, आम आदमी बीमार पड़ता मर जाता, आम आदमी एक स्थान दूसरे स्थान जाने नहीं सोचता। यानी सरकार इसलिए सार्वजनिक सुविधाएं देती है क्योंकि एक रूपता बनी रह सके और सभी व्यक्ति को समान लाभ मिल सके। उत्पादन क्या है? व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन किसी वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। देखिए ध्यान से, आर्थिक उपयोगिता, कोई अगर वस्तु आपके पास है और उसको आप बेच लेते हैं, अगर उसको आप बेचने के लिए उगाते हैं तो उसमें आर्थिक उपयोगिता आ गया, मतलब धन आ गया, तो उसे हम लोग उत्पादन कहेंगे। अगर आप कुछ उगाएं और उसे आप बेच नहीं रहे या बेच नहीं रहे तो कुछ हद तक वो उत्पादन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें आर्थिक उपयोगिता को प्राप्त कर लिया और वो बेच ले रहे हैं, आप उसे बेच के आप पैसा कमा ले रहे हैं, तो आर्थिक उपयोगिता कहलाएगा। इसके लिए क्या जरूरत है? अर्थात श्रम का मतलब काम करना, तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी, बौद्धिक विकास मतलब आपका दिमाग, प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया और कौशल आदि द्वारा किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर उसे उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को भी उत्पादन कहते हैं। यानी हम लोग श्रम के आधार पे, तकनीक के आधार पे, बौद्धिक प्रक्रिया के आधार पे, कौशल के आधार पे और किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके उसे उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को हम लोग उत्पादन कहते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं कि जो आपके बगल में है वो बिक नहीं सकता है। आपको पता है ठंडा दिन में हम लोग बचपन में आपको याद होगा या कुछ लोग करते होंगे, रगड़ने के लिए हम लोग झींगा या कुछ होता है उसका सने से रगड़ते थे, हम लोग स्क्रब करके नहाते थे। अभी नहाते भी होंगे कुछ लोग। पता है, आप कभी सर्च करके देखिएगा गूगल में या कहीं और भी जहां आप देख सकते प्लेटफॉर्म पे, उस चीज को दुनिया के कई देश बेच रहा है, बड़ा अच्छी तरीके से निकाल के उसको डिजाइनदार बना के, और ये नेचुरल स्क्रबर के रूप में नाम लेके बेच रहे। यानी वो बेकार का चीज जो पड़ा हुआ रहता है हमारे गांव में, फेंक देते हैं लोग, उससे कुछ दाना वगैरह निकलता है तो फेंक देते हैं, उन सारे चीजों को क्या किया उसने? तकनीक का प्रयोग करके, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, कौशल का प्रयोग करके एक उपयोगी वस्तु बना दिया और उपयोगी वस्तु बना के उसे बेचा जा रहा है। आज कई ऐसे चीज हम लोग खरीद रहे हैं जिसका कोई उपयोग नहीं था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज पता है आपको, आप ठंडा दिन में रह रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हम लोग को हाथ पैर रगड़ने के लिए भी पत्थर मिलता है दुकान में। वो स्पेशल पत्थर आता है, वो पत्थर ये होता है लेकिन उसकी उपयोगिता को बढ़ाकर उसे बेचा जा रहा है। तो बेचने के लिए किसी भी वस्तु को उत्पादन किया जाए और उसे उपयोगी बना दिया जाए, उसे हम लोग उत्पादन कहते हैं।
मानव विकास का उद्देश्य क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई कि मानव विकास का उद्देश्य क्या है, क्यों विकास करे मानव, क्या उद्देश्य है? बोल रहा है कि मानव विकास का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का विकास करना है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, आर्थिक, देखिए ध्यान से, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थिति पर प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य मानव को एक सम्मानजनक जीवन जिलाना, यानी कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ, सामाजिक रूप से विकास कर रहा है, मानसिक रूप से विकास कर रहा है, आर्थिक रूप से विकास कर रहा है, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से विकास कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि उसे मानव विकास का पूरी तरह लाभ मिला। और इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि मानव के जीवन को एक सम्मानजनक बनाना। अगर किसी के पास खूब पैसा है लेकिन मानसिक रूप से बीमार है तो विकास का क्या फायदा? किसी का खूब पैसा है लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहता है, शारीरिक रूप से बीमार है, फिर भी क्या काम का? यानी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मानव विकास को सभी तरह से परिपूर्ण होना चाहिए। और अगर ये होता है तो जीवन में वो अग्रसर पथ पर हमेशा बढ़ते रहेगा, सम्मानजनक जीवन पे हमेशा बढ़ते रहेगा और वो हमेशा सम्मान प्राप्त करते रहेगा। तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य होता है सम्मानजनक जीवन जीना। और ये कब प्राप्त कर सकता है? जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक सारे तरीके से परिपूर्ण हो। उपभोग क्या है? संभवतः ये लास्ट क्वेश्चन है। उपभोग, उपभोग आय का वह भाग होता है जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है। ध्यान रखिए, उपभोग, जिसको हम लोग यूटिलिटी भी बोलते हैं, उपभोग आय का वह भाग जिसको विभिन्न आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, जिसे हम लोग खर्च कर सकते हैं। जैसे हम लोग 100 रुपया कोई व्यक्ति कमाया तो 100 रुपये में 100 रुपया को खर्च नहीं कर देगा। अगर 100 रुपया को खर्च कर देगा, सबसे महाबेवकूफ व्यक्ति है वो। तो क्या करना चाहिए? कोई क्या करते हैं हम लोग भी करते हैं। अगर किसी का इनकम 100 रुपया है तो कम से कम उसको भविष्य के लिए आप 20 रुपया सेव रखेंगे, ये कल भी जरूरत लगेगा तो, कल अगर नहीं मिला काम तो। और 80 रुपया आप खर्च कर रहे हैं तो आपकी उपभोग की दर 80 रुपया होगी। कोई भी व्यक्ति जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, तो हम लोग 80 रुपये विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किए, इसे हम लोग उपभोग कहें। चलिए, थैंक यू। आपको भी, आप सभी वीडियो देखें। आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को